हेलो बच्चों। फिजिक्स में अपना पहला टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स आपके लिए इनिशियली। क्यों? क्योंकि अगर जो आपको फिजिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो वहाँ पे आप कुछ टूल्स अप्लाई करोगे मैथमेटिक्स, जैसे सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, तो आप ऐसे समझ लो कि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बहुत ही सिंपल है। अगर जो आपको फिजिक्स समझना है तो मैथ्स उसके लिए लैंग्वेज है। एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सपोज वी हैव टू स्टूडेंट्स ए एंड बी। ठीक है, या दो पर्सन मान लो, वी हैव टू पर्सन ए एंड बी। टू पर्सन ए एंड बी। ओके, अब पहले एग्जांपल में लेट अस से इन एग्जांपल वन दिस इज ए, दिस इज बी। पर्सन ए जो है वो 2 किलोमीटर चलता है। पर्सन बी भी क्या करता है, ये 2 किलोमीटर चलता है। ओके, मान लो पर्सन ए ने टाइम लिया 1 आवर। ए ने कितना लिया? 1 आवर का टाइम लिया। और बी ने कितना लिया? 2 आवर्स लिया। अब आपसे पूछा जाए कि किस पर्सन का मोशन जो है वो ज्यादा रैपिड है। अभी मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिखाऊंगा कि स्पीड कॉन्सेप्ट हमने कैसे डेवलप किया। पहले मैं बेसिक ऐसे समझा रहा हूँ, जिस बच्चे को स्पीड भी नहीं पता कि स्पीड क्या होता है, बस आप ऐसे कॉमन सेंस लगाओ। क्या सोचो, किसका मोशन ज्यादा रैपिड है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पर्सन ए या पर्सन बी, इसमें से आपको देख के बताना है फ्रॉम द गिवन डाटा डेटा हुज मोशन इज मोर रैपिड। रैपिड मतलब किसका मोशन जल्दी से हो रहा है। तो आप कहोगे कि सर इसने तो कम टाइम लिया। दोनों का डिस्टेंस क्या है? दोनों का डिस्टेंस इज सेम, बोथ डिस्टेंस इज सेम। और टाइम किसने कम लिया? ए ने कम टाइम लिया। तो मैं क्या बोलूंगा कि मोशन ऑफ ए इज मोर रैपिड। मोशन ऑफ ए इज मोर रैपिड। करेक्ट? आप कहोगे सर ये सब क्या है? तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। स्पीड हमने कैसे डिफाइन किया। चलो एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल 2। सपोज ए ने क्या किया, लेट अस से कि इसने 1 आवर टाइम लिया। ओके, और इसने कवर कर लिया 4 किलोमीटर्स। ओके, बी ने कितना टाइम लिया? बी ने टाइम लिया, टाइम दोनों का सेम कर देते हैं, चलो 1 आवर लिया, और इसने चला 5 किलोमीटर। अब मैं आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछता हूं कि किसका मोशन ज्यादा रैपिड है? सोच के बताओ। तो देखो टाइम सेम लग रहा है, जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसका मोशन ज्यादा रैपिड होगा। ओके, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? मोशन ऑफ बी इज मोर रैपिड। मोशन ऑफ बी इज मोर रैपिड। मोर रैपिड। ओके, चलो एक और एग्जांपल, एग्जाम्पल 3। और यहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि हमने क्यों मैथमेटिकल टूल्स जरूरी है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ए। ए ने कवर किया 4 किलोमीटर्स, बी ने कवर किया 3 किलोमीटर्स। लेट अस से इसका टाइम लगा 3 आवर और इसने टाइम लिया 2 आवर। अब यहां पे मैं पूछूं कि बताओ कि किसका मोशन ज्यादा रैपिड है, तो कैसे बताओगे? दिक्कत क्या है, ए ने ज्यादा चला लेकिन ए ने टाइम भी ज्यादा लिया, बी ने कम चला तो बी ने टाइम भी कम लिया। अब हमें डिवीजन अभी नहीं सोचना है, अभी मैं बताऊंगा कि डिवीजन का कॉन्सेप्ट कैसे यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले आप ये देखो, एक बच्चा कॉमन सेंस लगाना चाहता है, उसको डिवीजन वगैरह मान लो नहीं आता, तो उसके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो कहेगा कि ए ने ज्यादा चला लेकिन टाइम भी ज्यादा चला, बी ने कम चला लेकिन बी को टाइम भी कम लगा। तो ऐसे में बताना मुश्किल है कि किसका मोशन ज्यादा रैपिड है। तो अब क्या किया लोगों ने, कैसे सोचा इस प्रॉब्लम को? देखो बेसिक तो यही रहा होगा। अब इस बेसिक प्रॉब्लम को कैसे सोचा जा सकता है? आप कहोगे कि सर ऐसा करते हैं ना कि हम लोग देखते हैं कि 1 आवर में कितना चले होंगे दोनों, इन दोनों का टाइम इक्वल कर लेते हैं। मतलब 0 से लेके 3 आवर में तो इसने 4 किलोमीटर चला, और 0 से 2 आवर्स में इसने 3 किलोमीटर चला। तो अब अपने को ऐसा सोचना है कि अगर जो मान लो दोनों को 1 आवर का ही टाइम देते, मेरी बात समझना,
दोनों को अगर जो 1 आवर का टाइम देते तो किसका मोशन ज्यादा होगा या कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। सो फॉर ए, लेट अस सपोज ए के लिए बहुत सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करने जा रहे हैं हम लोग। ए, अगर जो ए को टाइम में 1 आवर दूं, 1 आवर, 3 आवर दिया तो 4 किलोमीटर, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 3 आवर्स में 4 किलोमीटर, तो 1 आवर में सिंपल यूनिटरी मेथड 4/3 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट करोगे तो दिस विल बी 1.33 किलोमीटर। अगर जो बी को मैं 1 आवर देता तो इफ बी इज गिवन 1 आवर, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 3/2 किलोमीटर, 3/2 किलोमीटर, दैट इज 1.5 किलोमीटर। अब यहां से हम लोग देख के बता सकते हैं कि किसका मोशन ज्यादा रैपिड है। अब यहाँ पे हम लोग देख के बहुत इजीली बता सकते हैं कि किसका मोशन ज्यादा रैपिडली होगा। तो 1 आवर का अगर जो मैं टाइम देता, दोनों को 1 आवर का टाइम देता, तो बी ज्यादा चलता। बी कितना चलता? 1.5 किलोमीटर। ए कितना चलता? 1.33 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पे आप एक चीज समझो, जिसको डिवीजन नहीं आता वो नहीं सॉल्व करके बता पाता। एकदम आपको मान रहा हूँ कि आप 4th क्लास के स्टूडेंट, उस तरीके से आपको डिवीजन वगैरह नहीं आता, तो फिर आप बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए बताना। लेकिन आपको डिवीजन पता है, तो आपने दोनों का निकाल लिया कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस चलेगा। और इसी को हमने एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया, स्पीड। किसी भी चीज को देखना है कि किसका मोशन ज्यादा रैपिड हो रहा है, तो हमने क्या कहा कि उसका यूनिट टाइम में निकालो कि कितना डिस्टेंस कवर करता है, और उसको हम लोग बोल देंगे इट विल बी कॉल्ड स्पीड। तो ध्यान से सुनना। फिर हमने यहां से एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम माने इन दोनों को डिवाइड कर दें, डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा स्पीड, जो कि बताएगा कि रैपिडिटी ऑफ द मोशन कितना है, किसका मोशन ज्यादा रैपिड है। अब ये जो टूल है डिवीजन का बहुत ही सिंपल है, सबको आता है। लेकिन आगे जो फिजिक्स चलेगी आपकी, वहां पे सारे के सारे मैथमेटिकल टूल्स इतने सिंपल नहीं होंगे कि प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, डिवाइड कर दिया। वहां पे अपने को इंटीग्रल कैलकुलस यूज करना पड़ सकता है, डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करना पड़ सकता है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आप डील करना चाहते हो तो आपको कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में डील करना पड़ सकता है। इंजीनियरिंग में जाओगे और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, वाटर का फ्लो हो रहा है, तो वहां पे आपको कन्वर्जेंस देखना पड़ेगा, डाइवर्जेंस देखना पड़ेगा, डेल डॉट ई, डेल क्रॉस ई। तो ये बहुत ही सिंपल एक मैंने मैथमेटिकल टूल लेके आपको दिखाया, दैट इज डिवीजन। बहुत सारे मैथमेटिकल टूल हमें एक एक करके देखने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, टू अंडरस्टैंड different physical phenomena different mathematical tools are used. Different mathematical tools are used. ओके, अब राइट सिलेक्शन ऑफ टूल्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां पे इंटीग्रल कैलकुलस यूज करना, वहां डिफरेंशियल नहीं कर सकते, ऐसी बेकार की बातें हैं, वो कॉमन सेंस है। जहां पे इंटीग्रल करना है वो इंटीग्रल करोगे, सही जगह पे सही टूल लगाना। जैसे जहां पे इंटीग्रेशन है वहां पे ऐड करने गए तो बहुत टाइम लग जाएगा इनफाइनाइट सीरीज को। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको फील आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एग्जाम्पल जैसे देखो, मान लो आपको एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, उसका एक लॉग है, वुड लॉग है, और उसको कट करना है, तो आप क्या यूज करोगे? आप ब्लेड यूज नहीं करोगे, आप एक्स यूज करोगे। ओके, सो टू कट लॉग ऑफ वुड, अब बोलो इसके लिए क्या टूल यूज करेंगे? आपके पास एक ब्लेड भी है और एक मैं एक्स दे दूं, तो क्या यूज करोगे? एक्स यूज करोगे। एक्स इज यूज्ड। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। मान लो मैं आपको एक थ्रेड दे दूं, एक थ्रेड को आपको कट करना है, तो थ्रेड को कट करने के लिए क्या यूज करोगे? एक शार्प ब्लेड यूज करोगे या फिर एक एक्स यूज करोगे? तो ऑब्वियस बात है, यू विल यूज अ फाइन शार्प ब्लेड। सो टू कट अ
thread a fine sharp blade is used. ओके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. एग्जाम्पल देने के तो एक घंटे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं. जैसे मान लो आपको वेल्डिंग करनी है, ठीक है, तो वेल्डिंग में भी आप देखो 20 तरह की वेल्डिंग होती है. कहाँ पे कैसी वेल्डिंग करोगे वो सही टूल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, कहीं हाई प्रिसीजन वेल्डिंग करना पड़ सकता है, कहीं पे लो प्रिसीजन से काम हो सकता है, कहीं पे आपको बहुत थिक मेटल की वेल्डिंग करनी है तो वहां पे जो प्रोसेस होगा वेल्डिंग का वो अलग होगा. सिमिलरली आप जाओगे इंजीनियरिंग में पढ़ोगे कटिंग ऑपरेशन, तो डिफरेंट मटेरियल को कट करने के लिए डिफरेंट कटिंग ऑपरेशन होते हैं, वहां भी डिफरेंट डिफरेंट टूल यूज करेंगे. चलो अब आते हैं हम अपने पहले मैथमेटिकल टूल पे. टूल नहीं, बेसिकली आपको समझना है कि एक फंक्शन क्या होता है. व्हाट इज अ फंक्शन. बार बार ये टर्म यूज होगा, फंक्शन. क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा कि फाइंड डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी. ओके, ऐसे बोल देगा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ एक्स. तो बार बार ये टर्म यूज करेगा फंक्शन. फंक्शन का मतलब क्या है. फंक्शन is a rule of relationship, is a rule of relationship between two variables, between two variables in which one is assumed to be dependent and other independent. ओके, दो वेरिएबल होंगे. आपको अभी समझ में आ जाएगा, अभी आपको परेशानी हो रही हो कि ये वेरिएबल क्या होता है, अचानक से बहुत सारी चीजें आ गई इसी के अंदर. तो वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है. मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. देखो सपोज बच्चों मान लो एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. फॉर एग्जांपल लेट अस टेक स्पीड ऑफ द पार्टिकल टू बी 5 मीटर्स पर सेकेंड. कंसीडर a particle moving with constant speed इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है. कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर्स पर सेकेंड. ओके, अब मुझे निकालना है डिस्टेंस. सो फाइंड, या फिर क्वेश्चन की तरह नहीं, इसको हम लोग एक प्रोसेस की तरह ऑब्जर्व करते हैं. सो लेट अस फाइंड distance covered by particle in different time interval. Distance covered by particle in different time interval. देखो मान लो पहला इसमें मैं जो टाइम इंटरवल लेने जा रहा हूँ वो ले रहा हूँ 0 to 1 सेकेंड. 0 to 1 सेकेंड. अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 0 से लेके 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता है कि सर जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम.
तो अपने पास 0 से 1 सेकेंड तक कितना टाइम है, 1 सेकेंड, और स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. So what will be distance? So distance will be equal to 5 into 1, that is 5 meters. Distance will be equal to 5 meter. चलो एक और एग्जांपल इसमें देखो. इसी में मान लो मैं पूछूं 0 to 4 सेकेंड, 0 से लेके 4 सेकेंड तक ये कितना डिस्टेंस होगा. तो आप क्या कहोगे कि सर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. व्हाट इज स्पीड? 5 इंटू 4 20. मैंने 5 इंटू 4 किया है, ठीक है. ये बहुत बेसिक है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप कर लोगे. 5 इंटू 4 इज 20 मीटर्स डिस्टेंस, ठीक है. अगर जो ऐसे ही मैं बार बार आपसे पूछता रहूं कि 0 से 5 बताओ, 0 से 8 बताओ, 0 से 9 सेकंड बताओ कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो बार बार आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा. लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बताओ 0 से लेकर टी टाइम तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा. देखो मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, फाइंड डिस्टेंस एट जनरल टाइम टी. मतलब 0 से लेकर टी सेकंड तक ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 5t. और ये जो इक्वेशन देख रहे हो बच्चों, इसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं. दिस इक्वेशन 1 इज कॉल्ड फंक्शन. ये किस चीज को रिलेट कर रहा है बताओ मुझे. ये डिस्टेंस को रिलेट कर रहा है टाइम के साथ. किसको रिलेट कर रहा है, देखो दिस इज अ रिलेशनशिप. मैंने क्या लिखा ऊपर डेफिनेशन देखो एक बार. फंक्शन इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स, ठीक है. देखो यहाँ पे है ये दो वेरिएबल्स, एक वेरिएबल टी है और एक वेरिएबल डी है, ठीक है. एक वेरिएबल क्या है, टाइम है, और एक वेरिएबल डी है. अब एक और भी चीज मैंने लिखी है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वन विल बी डिपेंडेंट एंड अदर विल बी इनडिपेंडेंट. तो थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाओ, एक्सपीरियंस के साथ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. जैसे टाइम तो अपना चलता रहेगा, टाइम 1 सेकेंड होगा, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड. तो ये जो टाइम है ना, ये इनडिपेंडेंट वेरिएबल है. ये जो टी देख रहे हो ना, टी, मैं टी को मार्क कर रहा हूँ, टी इज इनडिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब ऐसा नहीं कि टाइम बोलेगा कि अरे डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा तो मैं कैसे बढ़ जाऊँ, टाइम तो बढ़ता ही रहेगा, ठीक है. सो टाइम इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. माने जो टाइम है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है. ऐसा नहीं कि डिस्टेंस बोलेगा कि इतना टाइम हो जाए, टाइम तो अपना चलता रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो टाइम पे डिपेंड करेगा. माने टाइम 1 सेकेंड होगा तो डिस्टेंस 5 मीटर, टाइम 2 सेकेंड होगा तो डिस्टेंस 10 मीटर, टाइम 3 सेकेंड होगा तो डिस्टेंस 15 मीटर. तो कौन यहाँ पे डिपेंडेंट है, डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है. तो दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके बच्चों, ध्यान से देखो. जब आपने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो आगे कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए मैं इतना बार बार एक ही चीज को, सिंपल सी चीज को डिटेल में बता रहा हूं. अभी आपने क्या लिखा, d इज इक्वल टू 5t, ठीक है. अब कल को मैं ये बोलूं कि मैं डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, y से रिप्रेजेंट करूंगा, तो आप फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हो. इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 5t. y कितना हो जाएगा बच्चों, 5t. लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि y क्या है, y इज डिस्टेंस. ओके. अच्छा, y को आप कुछ और भी तरीके से लिख सकते हो. देखो इसको लिख सकते हो, d को आपने क्या लिख लिया, y से लिख लिया. इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, f ब्रैकेट में t. f स्टैंड्स फॉर फंक्शन, और ब्रैकेट में जो टाइम लिखा है वो है t. तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ टाइम t. आप खुद सोचो डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम t पे. तो इसी को मैथ्स के मेंबर्स क्या करते हैं, उसको ft लिख देते हैं. f माने फंक्शन. अच्छा किसका फंक्शन है, तो ये टाइम का फंक्शन है, तो अंदर जिस चीज का ये फंक्शन होगा वो लिखेंगे. तो मैथमेटिकली ऐसे लिखते ही सामने वाला आदमी समझ जाएगा कि ये जो लेफ्ट क्वांटिटी है ये एक फंक्शन है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम t पे. इज इक्वल टू 5t. ओके. फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वेर ft इज डिस्टेंस, ठीक है.
अच्छा, एफ टी क्या है? एक फंक्शन है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसका फंक्शन है? टाइम का। अच्छा, इसी को कोई पर्सन ऐसे बोल सकता है कि सर क्या मैं टाइम को टी की जगह कुछ और रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि टाइम को आप टी से ही रिप्रेजेंट करोगे, कोई और भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। सो वी कैन also also represent time with some other variable, time with x। ऐसे नहीं कि x आप सिर्फ डिस्टेंस के लिए करोगे, टाइम को x से किसी से चीज से भी कर सकते हो, a b c d y z। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू 5x, और यू कैन ऑल्सो राइट y, नहीं y तो लिख दिया मैंने, fx इज इक्वल टू 5x। हाँ, लेकिन सामने वाले को सिर्फ ये लिख दोगे ना तो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर व्हाट इज fx, व्हाट इज x, ये सब बताना पड़ेगा। सो वेयर व्हाट इज fx, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड। x क्या है बच्चों बताओ? x इज टाइम इन सेकेंड्स, टाइम इन सेकेंड्स। यहाँ पे डिस्टेंस को भी लिख सकते हो मीटर्स में, ठीक है, टाइम इन सेकेंड्स। एक और एग्जांपल मैं लेके आपको समझाता हूँ सेम कॉन्सेप्ट को। चलो एग्जांपल 2। Example 2. Let us take a case where initial speed of a particle या initial velocity of a particle is 0. Initial speed of particle is 0. Initial speed of particle is 0 and its acceleration is, आप velocity भी मान सकते हो, and its acceleration is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर जो मान लो मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या है? 0, तो दिस टर्म विल बी 0। ये जो टर्म है ये हो गया 0। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज को, दिस विल बी इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन इज हाउ मच? 10 इंटू टी स्क्वायर। तो देखो 10/2 5 हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। ओके, तो s इज इक्वल टू आपने लिख लिया 5t स्क्वायर। अभी मैंने आपको ये भी सिखाया, आप क्या लिख सकते हो? ft इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। ओके बच्चों, अब आपको यहाँ पे बताना भी पड़ेगा कि व्हाट इज ft। तो आप बोलोगे कि ft इज डिस्प्लेसमेंट, t क्या है? टाइम है। ओके, तो आप देखो फंक्शन को एक मशीन की तरह मान सकते हो। फंक्शन क्या है? एक मशीन है। देखो मान लो मैं यहाँ पे एक मशीन ड्रॉ कर देता हूँ, या एक डिवाइस या फिर एक कैलकुलेटर। दिस इज अ फंक्शन। आप फंक्शन में यहां से इनपुट देते हो। इनपुट क्या देते हो? इनपुट देते हो टाइम टी। ओके, और यहां से एक आउटपुट निकलता है इस मशीन से बाहर की तरफ। सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आउटपुट। यहाँ से आउटपुट निकलता है। आउटपुट क्या निकलता है? आउटपुट निकलता है एफ टी। क्या एफ टी को मैं एस से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? यस। क्या डिस्प्लेसमेंट जो है उसको मैं डी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? हाँ, वो आपका मन है, जिससे रिप्रेजेंट करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, ये टी क्या है बच्चों? दिस टी इज इनपुट। यहाँ से आपने इनपुट दिया। अब ध्यान से देख लो, मान लो टाइम इनपुट है, टाइम इज इनपुट, एफ टी
और इसको एस और डी और जो भी आपकी चाहत है उस टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज आउटपुट। अब मान लो मैं टाइम इसको दूं ही ना, 0 टाइम दो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि फंक्शन कितना है, व्हाट इज फंक्शन एफ टी, 5t स्क्वायर है। ठीक है, 5t स्क्वायर मुझे करना है, मैं लिख देता हूँ एफ टी इज इक्वल टू यहाँ पे 5t स्क्वायर। अब खुद सोचो, मैं 1 सेकेंड दूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 के करस्पॉन्डिंग 0 है। 1 दूंगा तो क्या आएगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर, दिस इज 5। अगर जो मैं यहाँ पे इसे 2 सेकेंड का इनपुट दे दूंगा, इसको आप सेकेंड्स लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 5 इंटू 2 का स्क्वायर। तो इतनी मैथमेटिक्स आपको करनी पड़ेगी खुद से दिमाग में, ये हो जाएगा 20 मीटर। सिमिलरली मैं इसको 10 सेकेंड्स दे दूं, क्या होगा, दिस विल बी 500 मीटर्स। ओके, तो ये हो गया एक फंक्शन। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। एग्जांपल 3, suppose r is radius of sphere, r is radius of sphere। तो कोई वॉल्यूम कैसे लिख सकता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या ये भी एक फंक्शन है, हाँ फंक्शन है भाई। क्या ये रूल क्या है, रूल, ये इक्वेशन जो लिखा है यही रूल है। वेरिएबल क्या है, रेडियस और वॉल्यूम वेरिएबल है, रेडियस चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ इज एफ फंक्शन एफ आर दैट इज फंक्शन ऑफ आर इज 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, व्हाट इज एफ आर, तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, व्हाट इज आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके बच्चों, ठीक है।